नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। पलामू जिले के हुसैनाबाद के थाना प्रभारी को पत्नी के साथ रील बनाना महंगा पड़ सकता है। हुसैनाबाद के थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर सोनू चौधरी एक सोशल मीडिया रील को लेकर विवादों में घिर गए। गणतंत्र दिवस के दिन थाना परिसर में वर्दी पहनकर पत्नी के साथ रील बनाना अब उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। बताया जाता है कि यह रील थाना परिसर में बनाई गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर सोनू चौधरी वर्दी में नजर आ रहे हैं और उनकी पत्नी पुलिस की टोपी पहनकर डांस करते हुए दिखाई दे रही है। रील के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामला सुर्खियों में आ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हुसैनाबाद एसडीपीओ मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में जांच बैठा दी गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद इंस्पेक्टर सोनू चौधरी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पलामू एसपी रिस्माना मैसन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव पाकुड़ में होगा। इसके साथ ही विक्रमशिला एक्सप्रेस के मेल के लिए पाकुड़ से भागलपुर तक एक लोकल ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्व रेलवे के सीपीआरओ शिवराम माझी ने इसकी पुष्टि की है। हावड़ा में हुई वार्ता में पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले के शिष्टमंडल ने भाग लिया। विधायक स्टीफन मरांडी ने बताया कि फिलहाल पाकुड़ में शताब्दी एक्सप्रेस के ठहराव पर सहमति बनी है। इसके साथ ही जब तक पाकुड़ से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन नहीं मिलती है, तब तक विक्रमशिला एक्सप्रेस के मेल के लिए पाकुड़ से भागलपुर तक लोकल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा बनांचल एक्सप्रेस में एसी प्रथम श्रेणी और साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी में एक बोगी एसी 3 टियर जोड़ने पर सहमति बनी है। पलामू में मोबाइल खरीदने वाले ग्राहक सावधान हो जाइए, क्योंकि मंगलवार को एक फर्जी मोबाइल फैक्ट्री पकड़ी गई है, जहां पर नामचीन कंपनियों के नाम पर नकली मोबाइल बनाए जा रहे थे। पलामू पुलिस ने पाकी थाना क्षेत्र के खाप गांव में छापेमारी करके इस अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में 112 मोबाइल का मदरबोर्ड, 335 मोबाइल और कई अन्य पार्ट्स बरामद किए गए। इस मामले में खाप के रहने वाले विकल्प कुमार और पाकी के रहने वाले रंजित कुमार को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि मोबाइल का मदरबोर्ड पश्चिम बंगाल से 200 रुपए में खरीदा जाता था। उसके बाद स्थानीय स्तर पर मोबाइल को असेंबल करके 600 से 700 रुपए में दुकानदारों को सप्लाई किया जाता था। दुकानदार इन्हें 1000 से 1200 रुपए में ग्राहकों को बेचते थे। सबसे गंभीर बात यह है कि यह मोबाइल देश की 2 नामी कंपनियों के नाम पर बेचे जा रहे थे, जबकि उन कंपनियों ने 2017 में ही इन मॉडल्स का निर्माण बंद कर दिया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इन मोबाइल में लगा IMEI नंबर चोरी का है या वेस्ट मटेरियल से निकाला गया है। झारखंड में सड़कें चकाचक और सफर पूरी तरह बदलने वाला है। राज्य सरकार नए साल 2026 में सड़क कनेक्टिविटी पर जोरदार काम करने जा रही है। राज्य भर में करीब 70 सड़क परियोजनाओं पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग ने जिन सड़कों को चिन्हित किया है, उनमें शहर से लेकर दूर दराज इलाके शामिल हैं। गढ़वा में गढ़वा चिनिया पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। गिरिडीह में बड़कीटांड तिनपल्ली डोकीडीह पथ का पुनर्निर्माण होने वाला है। देवघर से मधुपुर मोहनपुर घाट होकर सड़क की गुणवत्ता सुधरेगी। पाकुड़ से बरहरवा होते हुए पश्चिम बंगाल सीमा तक सड़क चौड़ी होगी। रांची में पुराना अरगोड़ा चौक से नया सराय रिंग रोड तक 4 लेन सड़क बनने वाली है। पुराना विधानसभा से हाईकोर्ट होते हुए नया सराय रिंग रोड तक 10 लेन सड़क तैयार होगी। मनोहरपुर में कोयल नदी पर नया पुल बनेगा। लातेहार में बरवाड़ी भंडरिया पथ चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। सिमडेगा से छत्तीसगढ़ सीमा तक नई सड़क बनने वाली है। चाईबासा, धनबाद, साहिबगंज, पलामू और सिल्ली जैसे इलाकों में सड़कें और लिंक रोड तैयार होगी। मतलब गांव, शहर और औद्योगिक इलाकों का कनेक्शन अब झारखंड में मजबूत होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। सभी नगर निकायों में 23 फरवरी यानी सोमवार को वोटिंग होगी और 48 निकायों में मतदान एक ही दिन होगा। 27 फरवरी को वोट की गिनती की जाएगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन की तिथि रखी गई है। 5 फरवरी को स्क्रूटनी की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 6 फरवरी है। इसके बाद कैंडिडेट को 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। ट्रिपल टेस्ट पूरा होने के बाद राज्य में पहली बार नगर निकाय चुनाव हो रहा है। इन 48 निकायों में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। यहां पर वर्ष 2020 से ही चुनाव लंबित थे। उस समय कोरोना महामारी के कारण सरकार ने निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया था। अब दिल के मरीजों को बड़ी सर्जरी से डरने की जरूरत नहीं है। अब दिल का खराब वाल्व बदलने के लिए छाती चीरने या ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई तकनीक ट्रांसकैथेटर एरोटिक वाल्व इम्प्लांटेशन से यह संभव हो गया है। इस तकनीक में बिना बड़ा ऑपरेशन किए दिल के खराब एरोटिक वाल्व को बदला जा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि यह तकनीक खासतौर पर बुजुर्ग और बहुत गंभीर मरीजों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। पहले एरोटिक वाल्व खराब होने पर सिर्फ ओपन हार्ट सर्जरी ही एक रास्ता था। घंटों का ऑपरेशन, लंबा बेड रेस्ट और ठीक होने में 1 साल का समय लग जाता था।
लेकिन इस नई तकनीक में कम दर्द, कम खतरा और जल्दी रिकवरी संभव है। भारत में दिल्ली जैसे बड़े शहरों के उन्नत अस्पतालों में इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं। झारखंड की युवतियों को हेमंत सरकार 10-10 हजार रुपए देने वाली है। झारखंड की युवतियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। बिहार की तर्ज पर झारखंड में महिला रोजगार योजना शुरू की जाएगी। यह बड़ा संकेत गणतंत्र दिवस के मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में दिया है। मंत्री ने बताया है कि इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा है कि इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है। अगर केंद्र सरकार से मंजूरी मिलती है तो हजारों युवतियों को सीधा फायदा मिलेगा। अब झारखंड की बेटियों को केंद्र सरकार के फैसले और राज्य सरकार की अगली घोषणा का इंतजार है। इस राशि से लड़कियां अपनी पढ़ाई, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी जरूरतें पूरी कर सकेंगी। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार झारखंड के कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन का तापमान 30 डिग्री के आसपास रह सकता है, लेकिन 29 और 30 जनवरी के बीच मौसम फिर से बदल जाएगा। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाएंगे और कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। जमशेदपुर, सरायकेला और सिमडेगा में गर्मी की एंट्री साफ दिख रही है। जमशेदपुर में दिन का तापमान 31 डिग्री तक पहुंच सकता है। पलामू, गढ़वा और चतरा जैसे इलाकों में पारा 30 डिग्री के आसपास रहेगा। हालांकि किन जिलों में बारिश होगी, मौसम विभाग ने यह नहीं बताया है। आधार अब और आसान होगा और बार बार अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फ्रॉड की संभावना भी कम होगी, क्योंकि आने वाले समय में आधार सिस्टम में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। सरकार आधार को और तेज, सुरक्षित और झंझट मुक्त बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए आधार विजन 2032 के नाम से एक नई योजना तैयार की गई है, जिसके तहत आधार का तकनीकी सिस्टम पूरी तरह अपडेट किया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि फिंगरप्रिंट की जगह चेहरे से पहचान यानी फेस ऑथेंटिकेशन को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि कई लोगों का अंगूठा मैच नहीं करता है, जिससे राशन, पेंशन और सरकारी काम अटक जाते हैं। चेहरे से पहचान होने पर यह परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। फिलहाल प्रत्येक दिन करोड़ों बार आधार की जांच होती है और सरकार चाहती है कि आने वाले समय में ज्यादातर जांच चेहरे से हो। इसके साथ ही बच्चों और किशोर के आधार अपडेट को भी मुफ्त रखा गया है, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो। राज्य के ग्रामीण इलाकों में खराब पड़े चापानल की मरम्मत का अभियान शुरू कर दिया गया। खराब चापानल की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इसके लिए विभाग को 15 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करा दी गई, ताकि गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को पानी की किल्लत न झेलनी पड़े। राज्य में 4,48,000 चापानल हैं, जिनमें से करीब 41,000 चापानल खराब पड़े हैं। विभाग ने सभी जिला के अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि अप्रैल महीना से पहले खराब चापानल का सर्वे पूरा कर लिया जाए। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर चापानल की मरम्मत कराई जाएगी। मरम्मत के लिए 15 करोड़ रुपए 2 किस्तों में जारी किए गए हैं। पहली किस्त में 4 करोड़ और दूसरी किस्त में 11 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि से पाइप बदलने, हैंडपंप सुधारने और अन्य जरूरी काम किए जाएंगे। अगर आपके गांव में चापानल खराब है तो आप टोल फ्री नंबर 18003456-502 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राज्य के 19 जिलों में रिक्त पड़े मेडिकल अफसर के 76 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इन नियुक्तियों के तहत राज्य के विभिन्न प्रखंडों में स्थित 66 स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। नियुक्ति बिडिंग प्रोसेस यानी बोली प्रक्रिया के आधार पर होने वाली है। अभ्यर्थियों की उम्र 1 अगस्त 2025 को 21 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। बिड जमा करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अभियान निदेशक RCH कैंपस नामकुम के पते पर बिड जमा कर सकते हैं। यह नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जाएगी, जो तब तक जारी रहेगी जब तक संबंधित स्वास्थ्य केंद्र में नियमित मेडिकल अफसर की पोस्टिंग नहीं हो जाती। शुरुआत में 1 साल का अनुबंध होगा, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। चयनित डॉक्टरों को सरकारी आवास या स्वास्थ्य केंद्र से 3 किलोमीटर के दायरे में रहना अनिवार्य होगा। जिलावार आंकड़ा देखें तो गढ़वा में सबसे अधिक 20 पद खाली हैं। इसके अलावा चतरा में 7, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में 5-5 पद, जबकि रांची सहित कई जिलों में 1-1 पद रिक्त हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से रविवार को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें लोक कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए शिबू सोरेन का नाम शामिल है। शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि तीनों कार्यकाल मिलाकर उन्हें करीब 10 महीने 10 दिन ही राज्य की कमान संभालने का मौका मिला है। वे पहली बार सिर्फ 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार 28 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री बने और करीब 5 महीने तक इस पद पर बने रहे। तीसरी बार वे दिसंबर 2009 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार भी उनका कार्यकाल करीब 5 महीने तक ही रहा। अब आम लोगों के लिए बिजली से जुड़ा एक बड़ा बदलाव होने वाला है। केंद्र सरकार बिजली कानून में संशोधन करने जा रही है,
जिससे पहली बार एक ही बिजली लाइन से कई कंपनियां बिजली दे पाएंगी। अब तक एक इलाके में सिर्फ एक ही कंपनी बिजली देती थी, लेकिन नए नियम आने के बाद ग्राहकों को चुनाव का मौका मिलेगा। मतलब अगर कोई कंपनी महंगी बिजली दे रही है तो दूसरी कंपनी से बिजली लेने का विकल्प हो सकता है। इससे बिजली में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आगे चलकर बिल कम होने की उम्मीद की जा रही है। एक और बड़ा बदलाव बिजली की दर को लेकर के है। अब तक कई राज्यों में बिजली का रेट सालों तक नहीं बढ़ता था, जिससे बिजली कंपनियां घाटे में चली जाती थी। अब अगर राज्य बिजली आयोग मार्च तक रेट तय नहीं करेगा तो अप्रैल से तय फार्मूले के अनुसार नया रेट अपने आप लागू हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे बिजली व्यवस्था समय पर और पारदर्शी बनी रहेगी। उद्योग, रेलवे और मेट्रो को राहत देने की तैयारी है ताकि महंगी बिजली की वजह से सामान महंगा न हो। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इससे सरकारी बिजली कंपनियां कमजोर हो सकती हैं और निजी कंपनियों को ज्यादा फायदा मिलेगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बरसों से एक ही जगह जमे शिक्षकों का अब तबादला किया जाएगा। करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार अब शिक्षकों के अंतः जिला यानी जिले के अंदर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस फैसले से जहां लंबे समय से ग्रामीण इलाकों में पढ़ा रहे शिक्षकों को शहर आने का मौका मिलेगा, वहीं शहर और प्रखंड मुख्यालय में 5 साल से अधिक समय से जमे शिक्षकों को अब ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने जाना पड़ेगा। वर्ष 2019 में स्थानांतरण की नियमावली बनने के बावजूद अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। अब प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक स्थानांतरण की तैयारी शुरू कर दी गई। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जिलों को तैयारी शुरू करने का पत्र जारी कर दिया है। प्राथमिक शिक्षकों का डाटा ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। वहीं माध्यमिक विद्यालयों को 5 जोन में बांटा जा रहा है। नियमावली के अनुसार प्रत्येक जिले में 5 जोन बनाए गए हैं। जोन 1 और 2 में शहर और प्रखंड मुख्यालय के स्कूल आते हैं, जहां 5 साल से ज्यादा पोस्टिंग नहीं होगी। अब नियमावली के अनुसार प्रत्येक साल जून महीने में नियमित स्थानांतरण किया जाएगा। अब अगर झारखंड का कोई व्यक्ति राज्य से बाहर या देश के बाहर किसी आपदा में मौत का शिकार होता है तो उसके परिजनों को हेमंत सरकार मुआवजा देगी। इस फैसले पर राज्य आपदा प्रबंधन की कार्यकारिणी समिति ने अपनी सहमति दे दी है। अब झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। अब तक मुआवजा तभी मिलता था जब आपदा में मौत राज्य के अंदर हुई हो। राज्य या देश से बाहर मौत होने पर कोई सहायता नहीं मिलती थी। सरकार का मानना है कि झारखंड के हजारों लोग रोजगार, शिक्षा और व्यवसाय के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। ऐसे में सिर्फ मौत की वजह के कारण परिजनों को मुआवजे से वंचित रखना न्याय संगत नहीं है। राज्य में वज्रपात, अतिवृष्टि, सर्पदंश, खनन जनित आपदा, डूबना, भगदड़, गैस रिसाव, आंधी तूफान और लू जैसी घटनाएं विशिष्ट स्थानीय आपदा मानी जाती है। इनमें मौत होने पर अभी 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। लाभ लेने के लिए परिजनों को अपने गृह जिले के डीसी के पास आवेदन देना होगा। डीसी घटना का सत्यापन कराएंगे और मुआवजा गृह जिले से ही दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी को दोहरी सहायता न मिले। सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मिलने वाले 1 लाख रुपए के मुआवजे को बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। इस पर आने वाली बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। 1 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत होगी और 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकान की बनावट, उपयोग और घर में रहने वाले लोगों की जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस दौरान कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें मकान के फर्श, दीवार और छत की सामग्री, कमरों की संख्या, मकान का स्वामित्व और विवाहित जोड़ों की संख्या शामिल है। सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होगी, बल्कि घर में मौजूद वाहन, मोबाइल नंबर, इंटरनेट उपयोग, खान पान की जानकारी भी ली जाएगी। इसके अलावा पेयजल, शौचालय और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे लैपटॉप और स्मार्टफोन की जानकारी भी देनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को यह काम 30 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। घर घर सर्वे शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को सेल्फ इन्यूमरेशन यानी खुद से डिजिटल जानकारी भरने का विकल्प भी दिया जाएगा। पूरी जनगणना प्रक्रिया डिजिटल होगी और यह चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग इन्यूमरेशन से जुड़ा होगा। झारखंड में ईंट भट्ठा संचालकों के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अब ईंट बनाने के लिए मिट्टी निकालने पर पर्यावरण स्वीकृति और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की अनुमति यानी सीटीओ लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ईंट भट्ठा संचालकों को अपनी कमाई का निर्धारित हिस्सा डीएमएफटी फंड में भी जमा करना होगा। कोर्ट ने ईंट भट्ठा संचालकों की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ईंट बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी लघु खनिज की श्रेणी में आती है, इसलिए इस पर झारखंड माइनर मिनरल कंसेप्शन रूल 2004 पूरी तरह लागू होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मिट्टी का उत्खनन और ईंट निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग नहीं देखी जा सकती। अदालत के अनुसार मिट्टी पर्यावरण का अहम हिस्सा है और बड़े पैमाने पर इसके खनन से भूमि, जल और वायु पर नकारात्मक असर पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि डीएमएफटी फंड खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास और स्थानीय लोगों की भरपाई के लिए बनाया गया है, जिसमें ईंट भट्ठा संचालकों को भी योगदान देना होगा। इस फैसले के बाद राज्य में ईंट उद्योग की कार्यप्रणाली पर बड़ा असर तय माना जा रहा है। अगर आप महंगे आरओ और बोतलबंद पानी पीकर खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं तो ऐसे में आप सावधान हो जाइए।
जमशेदपुर और आदित्यपुर में जहर अब पानी से नहीं थाली के माध्यम से आपके शरीर में घुस रहा है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां जो कभी जीवनदायिनी थी, आज औद्योगिक कचरे के कारण पूरी तरह जहरीली हो चुकी हैं। इन नदियों के पानी से उगाई जा रही सब्जियां अब हैवी मेटल्स का भंडार बन चुकी हैं। पर्यावरण विज्ञान में इसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है, यानी जहर पहले पानी में, फिर मिट्टी में, फिर सब्जियों में और अंत में थाली के माध्यम से सीधे इंसानों के शरीर में घुस जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार लेड, कैडमियम और क्रोमियम जैसी भारी धातु सब्जियों की जड़ों से उनके अंदर तक समा जाती है। डराने वाली बात यह है कि यह जहर न धोने से निकलता है और न ही उबालने से। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की 1200 से ज्यादा फैक्ट्रियों का दूषित पानी खरकई नदी में जाता है और इसी पानी से दोमुहानी, सोनारी, कदमा और मानगो में खेती हो रही है। यही सब्जियां साकची और बिष्टुपुर बाजारों में बिक रही हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह जहर कैंसर, किडनी फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर और बच्चों के मानसिक विकास पर सीधा हमला कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब हवा और पानी के बाद अब खाना भी जहरीला हो गया है तो प्रशासन कब जागेगा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड में मॉडल सोलर विलेज योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। फिलहाल राज्य के 13 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है। इन जिलों में चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा, कोडरमा, पाकुड़, पलामू, रांची, साहिबगंज और सरायकेला के नाम शामिल है। हर जिले में एक मॉडल सोलर गांव विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। इन गांवों को पूरी तरह सोलराइज किया जाएगा ताकि घर, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक भवनों को 24 घंटे बिजली दिया जा सके। योजना के तहत हर जिले में 10 गांव के बीच चैलेंज मोड प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जो गांव सबसे अधिक सोलर क्षमता स्थापित करेगा उसी को मॉडल सोलर विलेज चुना जाएगा और 1 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जरेडा द्वारा किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे ग्रामीण झारखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। झारखंड में मास्टर बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। करीब 9 साल से अटकी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट को लेकर सरकार ने जेटेट 2025 की नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जा चुकी हैं और उनका निराकरण भी कर लिया गया है। अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके बाद जेटेट परीक्षा और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। लंबे समय से जेटेट नहीं होने के कारण राज्य में नई शिक्षक भर्तियां ठप थी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखी जा रही थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां कोर्ट ने 25 सितंबर को सरकार को निर्देश दिया था कि मार्च 2026 तक जेटेट परीक्षा करा लिया जाए। इसी आदेश के बाद सरकार ने नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज की है। हालांकि परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन नियमावली का ड्राफ्ट तैयार होना इस बात का संकेत है कि 9 साल बाद जेटेट कराने की दिशा में ठोस कदम बढ़ चुके हैं। अब अभ्यर्थियों की नजर कैबिनेट की मंजूरी और परीक्षा की तिथि पर टिकी है। झारखंड की महिलाओं ने इस वित्तीय वर्ष में सितंबर तक 6,446 करोड़ रुपए का लोन लिया है। इसमें रांची जिला सबसे आगे है, जहां की महिलाओं ने 1,356 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 890 करोड़, धनबाद में 813 करोड़, हजारीबाग में 452 करोड़, पलामू में 368 करोड़ और कोडरमा में 44 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो सितंबर 2024 तक महिलाओं पर कुल लोन 20,548 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2025 तक बढ़कर 23,745 करोड़ रुपए हो गया। यानी एक साल में महिलाओं का लोन 3,197 करोड़ रुपए बढ़ गया है। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाएं लोन का किस्त समय पर चुकाती हैं, पैसों का सही इस्तेमाल करती हैं और स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं से उन्हें मजबूत सहयोग मिलता है। यही वजह है कि झारखंड में महिलाओं पर बैंकों का भरोसा तेजी से बढ़ने लगा है। रांची में अब आपको जूट के झोले में सब्जी मिलेगी। पॉलीथीन के बढ़ते इस्तेमाल पर लगाम लगाने की तैयारी अब जमीन पर उतरने लगी। नगर निगम ने फैसला लिया है कि अटल स्मृति वेंडर मार्केट और नागा बाबा खटाल वेजिटेबल मार्केट में नॉन ओवन और जूट बैग बनाने की मशीन लगाई जाएगी। इन मशीनों से तैयार बैग पॉलीथीन का विकल्प होंगे और इनका संचालन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह करेंगे। निगम के मुताबिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर बैग निर्माण और उसकी मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा, जिससे रोजगार भी मिलेगा और प्लास्टिक का उपयोग भी घटेगा। शुरुआत में इन बैगों का इस्तेमाल नगर निगम के कार्यक्रम, सरकारी दफ्तर और स्थानीय बाजारों में किया जाएगा। इसके साथ ही नागा बाबा खटाल में डाब से रस्सी बनाने की मशीन भी दोबारा शुरू होगी, जिससे फल दुकानों का कचरा दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा। आपको बता दें, झारखंड में प्रत्येक साल 20,000 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जबकि रांची में प्रत्येक दिन 60 टन से अधिक प्लास्टिक निकलता है। राज्य के नेतरहाट और पतरातू घाटी में जल्द ही ग्लास ब्रिज बनेगा। पर्यटन विभाग ने नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट और कोयल व्यू पॉइंट पर 2 ग्लास ब्रिज, जबकि पतरातू घाटी में 1 ग्लास ब्रिज का प्रस्ताव तैयार किया है। इन ब्रिजों को अलग अलग डिजाइन में बनाया जाएगा। एक गोल आकार का होगा, एक लंबा और सीधा और एक 2 हथेली के आकार में बनेगा। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ग्लास की मजबूती और भार सहन की क्षमता IIT कानपुर से जांच कराई जा रही है।
तीनों परियोजनाओं पर 22 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। डीपीआर सड़क निर्माण विभाग को भेजी जा चुकी है और मंजूरी मिलते ही इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ग्लास ब्रिज का मॉडल बिहार के राजगीर जैसा होगा। सरकार को उम्मीद है कि इन ब्रिजों से झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पर्यटन पहचान मिलेगी।